दोस्तों फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की इस सैर सपाटे वाली क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज फिर मिलते हैं हम सवालों के शहर की छोटी सी कक्षा में। मिलते हैं, सीखते हैं, परखते हैं और जांचते हैं अपने आप को कि हम कितना सीख पाते हैं, कितना हमें आता है, और बातचीत करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। समय जाया ना करते हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ कि आज की इस सैर सपाटे वाली क्लास में पहला सवाल क्या कहता है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, द अदर नेम ऑफ गैसेस स्टरलाइजेशन इज। बहुत आसान सा, बहुत छोटा सा सवाल है, आसान सा है, एग्जाम की दृष्टि से महत्व भी रखता है। तो पहला इसका क्या ऑप्शन दे रखा है, डिसइंफेक्शन। दूसरा है आपका फ्यूमिगेशन, तीसरा है आपका ऑटोक्लेविंग और चौथा है हॉट एयर स्टरलाइजेशन। क्वेश्चन को ठीक से समझिएगा। अदर नेम ऑफ गैसियस स्टरलाइजेशन, गैसियस स्टरलाइजेशन को का दूसरा नाम क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है। गैसियस स्टरलाइजेशन का दूसरा नाम क्या है, इसका जो है आंसर क्या हो सकता है। पहला डिसइंफेक्शन, दूसरा फ्यूमिगेशन, तीसरा ऑटोक्लेविंग और चौथा हॉट एयर ओवन। और ये एक ऐसा सवाल है, इसमें से अगर हम सारा एक बार थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे तो 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको इसमें से मिल जाएगा। बात करते हैं सबसे पहले अपन डिसइंफेक्शन के बारे में कि डिसइंफेक्शन क्या होता है। तो डिसइंफेक्शन के बारे में सीखेंगे तो हो सकता है कि डिसइंफेक्शन में से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन मिल जाए, और सारी की सारी बातें अपन वो करेंगे जो अब से पहले पूर्व परीक्षाओं में पूछी जा चुकी हैं या जिनके आगे आने के चांसेस ज्यादा हैं। डिसइंफेक्शन की अगर परिभाषा अपन समझें तो डिसइंफेक्शन शब्द का मतलब होता है एनी केमिकल सब्सटेंसेस which kill the microorganism is called disinfection or the substances are called disinfectant। कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो डिसइंफेक्शन करवाता है, जो क्या करवाए, डिसइंफेक्शन करवाए। डिसइंफेक्शन शब्द से स्पष्ट होगा, डिस का मतलब होता है डेस्ट्रॉय कर देना और इन्फेक्शन का मतलब होता है संक्रमण, आप सबको पता है, ठीक है ना। तो संक्रमण को क्या कर देना, डेस्ट्रॉय कर देना, डिसइंफेक्शन कहलाता है। तो कोई भी एक केमिकल सब्सटेंस, कोई भी रासायनिक पदार्थ जो क्या करे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर दे, डेस्ट्रॉय कर दे, है ना। संक्रमण जो होता है, इन्फेक्शन होता है, वो किसके के द्वारा होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है। किसके द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है। उसको अपन किस नाम से जानते हैं, डिसइंफेक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो काम में लिया जाएगा उसको बोलेंगे अपन डिसइंफेक्टेंट, और जब प्रोसेस होती है उसको क्या बोलेंगे अपन, डिसइंफेक्शन के नाम से जानते हैं। और ये शब्द और ये प्रक्रिया अस्पताल में प्रचुर मात्रा में काम में ली जाती है। अगर हम इसके टाइप्स की बात करें कि डिसइंफेक्शन कितने टाइप का हो सकता है, तो इसमें से पूर्व परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। डिसइंफेक्शन को 3 भागों में मोस्टली क्लासिफाई किया जाता है, जिसमें पहला है कंकरेंट डिसइंफेक्शन। पहला कौन सा है, कंकरेंट डिसइंफेक्शन। दूसरा होता है टर्मिनल डिसइंफेक्शन और तीसरा होता है प्रोफाइलैक्टिक डिसइंफेक्शन। 3 भागों में डिसइंफेक्शन को क्लासिफाई किया जाता है। पहला है आपका कंकरेंट डिसइंफेक्शन, दूसरा है आपका टर्मिनल डिसइंफेक्शन और तीसरा है प्रोफाइलैक्टिक। अब से पहले कंकरेंट में से क्वेश्चन पूछा जा चुका है और टर्मिनल में से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और केवल इसकी परिभाषा पूछी थी कि वास्तव में ये होते क्या हैं। डिसइंफेक्शन के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी केमिकल सब्सटेंसेस के द्वारा किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर देना, मार देना, डिस्ट्रॉय कर देना, क्या कहलाता है, डिसइंफेक्शन के नाम से जाना जाता है। कंकरेंट डिसइंफेक्शन क्या होता है, अस्पताल में भर्ती किसी मरीज का डिसइंफेक्शन करना, या एक ऐसा सब्सटेंस जो उसके इन्फेक्शन को दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकता है, उसको अपन कंकरेंट डिसइंफेक्शन के नाम से जानते हैं। कंकरेंट डिसइंफेक्शन इज आल्सो नोन एज इमीडिएट डिसइंफेक्शन। इसको किस नाम से भी जानते हैं, इमीडिएट। इमीडिएट का मतलब होता है जैसे कोई पेशेंट लेटा हुआ है और उसने क्या कर दिया कि यूरिन कर दिया, पेशेंट लेटा हुआ उसने यूरिन कर दिया, तो यूरिन इज आल्सो कैन कॉज द इन्फेक्शन टू द अनदर पर्सन। यूरिन भी क्या कर सकता है, इन्फेक्शन कोज कर सकता है, वो एक मीडिएटर का काम कर सकता है।
तो उस यूरिन को ऐसे केमिकल सब्सटेंस उस पर डाल देना कि वो क्या हो जाए, डिसइंफेक्ट हो जाए। एक बात। दूसरी बात, मान लीजिए कि किसी पेशेंट का ब्लड सैंपल लेते वक्त और ब्लड जो है क्या हो गया है, बिखर गया, या मान लो कि कोई एक ऐसा पेशेंट है जिसको कैनुला लगा था, उसने कैनुला को उखाड़ के फेंक दिया और नर्सिंग ऑफिसर को पता नहीं, ब्लड जो है फर्श पे गिर गया है। तो जो स्पिल मैनेजमेंट है वो किया जाता है। तो स्पिल मैनेजमेंट में जो हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन काम में लिया जाता है वो उस पर डाल दिया जाता है। ये क्या कहलाता है, ये इमीडिएट डिसइंफेक्शन कहलाता है या कंकरेंट डिसइंफेक्शन के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आ गई होगी। एक दूसरी बात होता है आपका टर्मिनल डिसइंफेक्शन। टर्मिनल डिसइंफेक्शन का मतलब होता है, ध्यान रखना, टर्मिनल शब्द बना है टर्मिनेट से, और टर्मिनेट का मतलब होता है टर्मिनेट कर देना, मतलब हटा देना। किसको, मरीज को। कहां से, अस्पताल से। कैसे, या तो वो क्या हुआ है, या तो वो हुआ है डिस्चार्ज, या तो क्या हुआ, वो डिस्चार्ज हुआ है, या हो गई उसकी डेथ, ठीक है, या फिर वो शिफ्ट हो रहा है दूसरी जगह पे। ठीक है ना। देखो, तीन कारण हो सकते हैं कि पेशेंट अगर अस्पताल में भर्ती है और उसका बेड को क्या करना है, डिसइंफेक्ट करना है। किस तरह से, सुनो, या तो वो डिस्चार्ज हो गया, या तो पेशेंट क्या होगा, डिस्चार्ज होगा, छुट्टी लेके घर गया, तो उसका बेड तो यही है, उसको डिसइंफेक्ट किया जाएगा एक बार। या फिर उसकी हो गई डेथ, वो एक्सपायर हो गया तो भी डिसइंफेक्ट किया जाएगा। या फिर वो दूसरे वार्ड में शिफ्ट हो रहा है, या फिर वो आईसीयू में शिफ्ट हो रहा है, या वो ओटी में शिफ्ट हो रहा है, या कहीं भी शिफ्ट हो रहा है, तो उसको क्या किया जाता है, डिसइंफेक्ट किया जाता है। ये क्या कहलाता है, टर्मिनल डिसइंफेक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, टर्मिनल डिसइंफेक्शन कहलाता है। और तीसरा जो डिसइंफेक्शन होता है वो होता है प्रोफाइलैक्टिक डिसइंफेक्शन। और प्रोफाइलैक्टिक डिसइंफेक्शन का मतलब होता है कि कोई भी कंडीशन अकर होने से पहले डिसइंफेक्ट कर देना क्या कहलाता है, प्रोफाइलैक्टिक डिसइंफेक्शन कहलाता है। ठीक है ना। प्रोफाइलैक्टिक कैसे, जैसे मान लो बॉइलिंग ऑफ द वाटर, पानी को बॉईल करके काम में लेना, क्या है, प्रोफाइलैक्टिक डिसइंफेक्शन है। पता है कि वाटर के थ्रू इंफेक्शन हो सकता है, तो हम उसको बॉईल करके उसको पीते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेस्ट्रॉय हो गए। ये क्या कहलाएगा, प्रोफाइलैक्टिक, पहले से ही, मतलब कोई बीमारी ना हो उसके पहले से ही। दूसरा, पास्चराइजेशन ऑफ द मिल्क, मिल्क का पास्चराइजेशन कर देना कि अरे दूध हम किसी का भी पीते हैं, मिल्क जो है भैंस का, जो भी पशु का, जिसका भी दूध पिया जाता है, हो सकता है कि उस पशु में किसी तरह की कोई बीमारी हो और वो बीमारी हमारे में आ जाए, तो उस दूध का क्या किया जाता है, पास्चराइजेशन किया जाता है। तो वो क्या है, यूज लेने से पहले उसको क्या कर देना, डिसइंफेक्शन कर देना। इसको किस नाम से जानते हैं, प्रोफाइलैक्टिक डिसइंफेक्शन के नाम से जानते हैं। तो पहला होता है आपका डिसइंफेक्शन, ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने का काम करता है, डिसइंफेक्शन के नाम से जाना जाता है। केमिकल सब्सटेंस को डिसइंफेक्टेंट के नाम से जाना जाता है। 3 तरह का होता है। कौन कौन सा होता है, कंकरेंट, जिसको इमीडिएट के नाम से जानते हैं, टर्मिनल जो डेथ डिस्चार्ज या शिफ्टिंग के दौरान काम में लिया जाता है, एंड थर्ड वन इज प्रोफाइलैक्टिक डिसइंफेक्शन, जो कोई भी बीमारी या इंफेक्शन होने से पहले ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने के काम में ली जाती है, प्रोफाइलैक्टिक डिसइंफेक्शन के नाम से जाना जाता है। तो ये हमने डिसइंफेक्शन के बारे में पढ़ा। तो क्या हमारे सवाल में कहीं डिसइंफेक्शन आंसर आएगा? सवाल है गैसियस स्टरलाइजेशन, तो क्या गैस हमने देखी अभी तक? कहीं नहीं। तो गैसियस स्टरलाइजेशन इसका आंसर नहीं आएगा, पहला तो गया। दूसरा है आपका फ्यूमिगेशन। अब फ्यूमिगेशन क्या होता है इसके बारे में देख लीजिए जरा। फ्यूमिगेशन क्या होता है इसके बारे में जरा देख लीजिए। फ्यूमिगेशन शब्द बना है फ्यूम से, फ्यूमिगेशन शब्द बना है फ्यूम से, और फ्यूम का मतलब होता है धुआं। फ्यूम का मतलब क्या होता है? धुआं। धुआं कर देना। कहां कर देना? अस्पताल में। कहां कर देना? वार्ड में। कहां कर देना? आईसीयू में। कहां कर देना? ओटी में। क्या कर देना? धुआं। फ्यूम कर देना मतलब फ्यूमिगेशन कर देना। तो धुआं किस तरह से किया जाना होता है? कुछ ऐसा जलाया जाए जिससे धुआं हो जाए, फ्यूमिगेशन कहलाएगा। और धुआं क्या है? गैसीय सब्सटेंस। गैस क्या है? धुआं। हवा गैस है। तो आंसर तो क्या आ जाएगा हमारा? फ्यूमिगेशन आ जाएगा। ये तो करेक्ट आंसर हो गया। अब फ्यूमिगेशन किस तरह से किया जाता है, किस किस चीजों से किया जा सकता है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे मोस्टली काम आने वाला अस्पताल में जो केमिकल होता है वो KMNO4 होता है, पोटेशियम परमैंगनेट होता है। तो पोटेशियम परमैंगनेट एक बार में 150 ml काम में लिया जाता है फ्यूमिगेशन के लिए अस्पताल में। क्वांटिटी को ध्यान रखना, ठीक है, क्वांटिटी को ध्यान में रखना कि
KMnO4 कितना काम में लिया जाता है? 150 ml काम में लिया जाता है एक बार में। ठीक है, दूसरा क्या काम में ले सकते हो? फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन काम में लेते हैं। फॉर्मेलिन कितना काम में लेके? क्वांटिटी ध्यान रखना। ठीक है, 250 ml फॉर्मेलिन काम में लिया जाता है। किसके लिए? तकरीबन 280 ml फॉर्मेलिन काम में लिया जाता है। किसके लिए? फ्यूमिगेशन के लिए। तो फॉर्मेलिन कितना? 280 ml और KMnO4 कितना? 150 ml काम में लिया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि ये जो सब्सटेंस होते हैं इनको ओटी या वार्ड में जिसको भी फ्यूमिगेट करना होता है उसमें रख के और फ्यूम तैयार की जाती है, धुआं की जाती है, जिससे कि दीवारों पर जो भी सरफेस एरिया है उस पर पाए जाने वाले जितने भी बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे डेस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इस तरह से फ्यूमिगेशन जो होती है वो गैसीय सब्सटेंस होता है। ठीक है, और फ्यूमिगेशन के दौरान गैस निकलती है जिसके द्वारा स्टेरिलाइजेशन की प्रोसेस या डिसइंफेक्शन की प्रोसेस जब की जाती है। ठीक है ना, मतलब फ्यूमिगेट किया जाता है जिससे स्टेरिलाइजेशन, पूरा जो वातावरण जो होता है स्टेरिलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, इसमें एक सल्फर भी काम में ली जा सकती है, और सल्फर कितनी काम में ली जाती है? 220 ml। ठीक है, या इसको ग्राम भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, इतना ये नॉर्मल जो केमिकल्स होते हैं वो काम में लिए जाते हैं। इससे रिलेटेड मुझे एक बात याद आ रही है, मैं बताना चाहूंगा आपको कि KMnO4 जो होता है ये 150 ml तो फ्यूमिगेशन के लिए काम में ले लिया। ठीक है ना, इसका एक अनुपात होता है जिसको हम बोलते हैं 1:5000। तो 1:5000 का जो अनुपात होता है वो माउथ वॉश के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आए कि माउथ वॉश के लिए KMnO4 का अनुपात क्या रहेगा तो 1:5000 इसका अनुपात रहता है। ठीक है, दूसरा अगर पूछे कि केमिकल में ऐसा कौन सा केमिकल है जो सिट्ज बाथ में काम में लिया जाता है, तो ध्यान रखना सिट्ज बाथ के लिए भी आपका KMnO4 या पोटेशियम परमैंगनेट काम में लिया जाता है। दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन इससे रिलेटेड, माउथ वॉश के लिए कौन सा केमिकल काम में लिया जाता है? KMnO4, और KMnO4 का जो आपका रेशियो क्या रहेगा? 1:5000 रहेगा। और दूसरा क्या है? सिट्ज बाथ में अगर कोई केमिकल काम में लिया जाता है तो क्या हो सकता है आपका? पोटेशियम परमैंगनेट सिट्ज बाथ में भी काम में लिया जा सकता है। ठीक है, तो मुझे लगता है बात समझ में आ गई होगी। तो फ्यूमिगेशन जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? फ्यूमिगेशन, मतलब आंसर क्या हो गया आपका? बी हो गया। ठीक है, ठीक है, उसके बाद में क्या है आपका? ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग नहीं आएगा और हॉट एयर होम भी नहीं आएगा। ऑटोक्लेव के बारे में भी जरा देख लीजिए क्या होता है, क्योंकि इसमें से ऐसा कोई एग्जाम है नहीं जो ऑटोक्लेव में से कोई क्वेश्चन आया नहीं हो। तो ऑटोक्लेव भी लगते हाथ देख लो, ऑटोक्लेव होता क्या है। ऑटोक्लेव को पढ़ने से पहले ये देख लीजिए कि स्टेरिलाइजेशन क्या होता है। ऑटोक्लेव को पढ़ने से पहले ये देख लीजिए कि स्टेरिलाइजेशन क्या होता है। तो स्टेरिलाइजेशन में क्या होता है? एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, चाहे वो पैथोजेनिक हो चाहे वो स्टेरिलाइजेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें स्पोर फॉर्मिंग या नॉन स्पोर फॉर्मिंग सारे तरीके के बैक्टीरिया को क्या कर दिया जाता है? डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, क्या कहलाता है? स्टेरिलाइजेशन कहलाता है। अब अगर स्टेरिलाइजेशन को हम पढ़ें पूरा, थोड़ा सा, मतलब पूरा इस क्लास में तो हम नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि स्टेरिलाइजेशन एक बड़ा टॉपिक है। तो स्टेरिलाइजेशन को मोस्टली दो भागों में क्लासिफाई किया जा सकता है। ठीक है, कौन कौन सा? एक तो होता है फिजिकल तरीके से करना और एक होता है केमिकल तरीके से करना। ठीक है, तो फिजिकल का मतलब ये हुआ कि कुछ सब्सटेंसेस के द्वारा करना, और केमिकल का मतलब जिसमें केमिकल सब्सटेंसेस को, रासायनिक पदार्थों को काम में लिया जाता है। अगर हम फिजिकल की बात करें, अपन बात कर रहे हैं केवल ऑटोक्लेव के बारे में, ठीक है ना। फिजिकल की अगर हम बात करें तो फिजिकल के भी कुछ अलग अलग टाइप हो सकते हैं। तो फिजिकल के अलग अलग टाइप कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे मान लो फिजिकल का टाइप हो सकता है सनलाइट। ठीक है, दूसरा क्या टाइप हो सकता है आपका? हीट। और क्या टाइप हो सकता है आपका? ओजोन गैस हो सकती है। और क्या हो सकता है आपका? रेडिएशन हो सकती है। और क्या हो सकता है आपका? फिल्ट्रेशन हो सकता है। ठीक है ना, ये क्या हो गए आपके फिजिकल मेथड हो गए। फिजिकल मेथड में कौन कौन से? देखो, सनलाइट हो गई, हीट हो गई, ओजोन हो गई, रेडिएशन और फिल्ट्रेशन, ये फिजिकल मेथड हो गए। अगर हम सनलाइट की बात करें तो पता है ना कि खाना खाने के बाद बर्तन धो के और सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं तो सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं। सूर्य के प्रकाश जब आता है तो स्टेरिलाइजेशन का काम करता है, फिजिकल मेथड है। जन्म जन्मांतर से काम में लिया जा रहा है कि अगर आज किसी भी चीज को, अरे सर्दियों में जब आप गद्दे अपना जो निकालते हो बिस्तर, जो सबसे पहले धूप में डालते हैं ना कि उसमें किसी तरह का कुछ घुस गया हो तो वो निकल जाए, है ना। दूसरा क्या है? हीट। हीट का मतलब गर्मी।
अब आप जितना भी गर्म किसी सब्सटेंस को देंगे तो उसमें बैक्टीरिया के मरने के चांसेस रह सकते हैं। क्यों रह सकते हैं? क्योंकि बैक्टीरिया जो होते हैं वो 3 तरह के हो सकते हैं। कौन कौन से? एक ऐसे बैक्टीरिया जो 20 डिग्री से कम काम करते हैं, एक ऐसे बैक्टीरिया जो 20 से 55 डिग्री तक रहते हैं, एक ऐसे होते हैं जो 55 से ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो उनको किस नाम से जाना जाता है? एक होता है आपका थर्मोफिलिक, एक होता है साइक्रोफिलिक और एक होता है मीजोफिलिक। साइक्रोफिलिक, थर्मोफिलिक और मीजोफिलिक। ठीक है, तो साइक्रोफिलिक जो बैक्टीरिया होते हैं वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे तापमान पर काम करते हैं। मीजोफिलिक जो होते हैं वो होते हैं 20 डिग्री से 55 डिग्री तक, और जो थर्मोफिलिक होते हैं 55 डिग्री से ऊपर। तो मैक्सिमम जो बैक्टीरिया जो सृष्टि में पाए जाते हैं, ब्रह्मांड में पाए जाने वाले बैक्टीरिया जो मैक्सिमम है 90 से भी ज्यादा % बैक्टीरिया वो मीजोफिलिक होते हैं। 55 डिग्री से ऊपर बहुत कम होते हैं, 20 डिग्री से कम भी बहुत कम होते हैं। अगर ऐसा तापमान नहीं मिला तो वो मर जाएंगे। अब 20 डिग्री से 55 डिग्री के बीच में जो मीजोफिलिक होते हैं वो सबसे ज्यादा जीवित रहते हैं, वही सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, वही ह्यूमन बीइंग को ज्यादा इफेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बॉडी का तापमान भी कितना रहता है? जितना उनको चाहिए। उनको कितना चाहिए? 20 से 55। ह्यूमन बॉडी कितना होता है? 37। उनको जितना चाहिए उतना ही हमारा होता है, तो हम क्या होते हैं? इन्फेक्ट हो जाते हैं। ठीक है ना। अब अपन क्या करेंगे कि जो 37 डिग्री पे जीवित रह रहा था उसको 55, 50, 60, 100 डिग्री टेम्परेचर दे दो, खत्म। आगे बात समझ में? हाँ, उसके बाद में ओजोन गैस। ओजोन गैस का तो आपको पता ही है, वही रेफ्रिजरेटर, ओजोन, CFC। समझ में आ गई होगी ना बात? रेफ्रिजरेटर फ्रिज होता है, खोलो CFC निकलेगी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन उड़ेगी, धुआं में ऊपर जाएगी, ओजोन मंडल पाया जाता है। नीचे वाला क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर ओजोन मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बहेड़ मंडल। 5 मंडल पाए जाते हैं पृथ्वी से ऊपर की तरफ जब चलते हैं। तो क्षोभ मंडल में हम रहते हैं, समताप मंडल में वायुयान चलते हैं, ओजोन मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है। और वो ओजोन गैस होती है, वो क्या करती है कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकने का काम करती है। सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को रोकने का काम करती है। तो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज ओजोन मंडल में आके डिस्ट्रॉय हो जाते, खत्म हो जाते, पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती। हमने क्या किया है कि अपना हमारा जो है आराम पसंद जिंदगी जीने के लिए फ्रिजों का उपयोग करने लगे हैं। CFC गैस जाती है, ओजोन गैस को, ओजोन परत को अफेक्ट करती है, उसमें बड़े बड़े छेद होल हो गए हैं, जिसकी वजह से पराबैंगनी किरणें कंटिन्यू नीचे आने लगी हैं और कैंसर जैसी बीमारियां होने लगी हैं। कहीं कहीं ओजोन गैस का, कहीं कहीं जो ओजोन गैस है वो अच्छी भी काम हो सकती है, अच्छे के लिए काम में ली जा सकती है, और वो क्या करती है? स्टरलाइजेशन का काम करती है। नेक्स्ट क्या है? रेडिएशन। कुछ रेडिएशन थेरेपी होती है जिसकी वजह से स्टरलाइजेशन किया जा सकता है, पढ़ेंगे इसके बारे में बाद में कभी। और फिल्ट्रेशन का मतलब होता है कि जब पुराने जमाने में जब कोई कुछ भी तरीका नहीं होता था कि पानी में क्लोरीन की गोली डाल देते थे, वो क्लोरीन की गोली भी बाद में आई, उससे पहले क्या करते थे? पानी लिया, कपड़े में से छाना, पिया। वो क्या है? फिल्ट्रेशन। तो वो भी क्या है? एक तरह का स्टरलाइजेशन है। तो ये फिजिकल मेथड्स हैं। अब फिजिकल मेथड्स में आगे अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे सिर्फ हीट के बारे में। ठीक है ना। हीट के बारे में क्यों बात करेंगे? क्योंकि महत्वपूर्ण और तथ्यात्मक जो बात है, हम केवल हॉट एयर ओवन के बारे में बात कर रहे हैं, अभी सॉरी ऑटोक्लेव के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऑटोक्लेव किसका एग्जांपल होगा? हीट का एग्जांपल होगा। अब जो हीट होती है वो भी 2 तरह की होती है, ड्राई हीट और एक होती है मॉइस्ट हीट। एक तो क्या होती है? ड्राई हीट होती है, एक होती है मॉइस्ट हीट। एक तो सूखी ऊष्मा और एक होती है नम वाली ऊष्मा, है ना, नमी युक्त ऊष्मा। 2 तरह की होती है। अब जो ड्राई हीट होती है उससे भी बहुत तरीके से स्टरलाइजेशन किया जाता है। जैसे मान लो फ्लेमिंग, इसका क्या एग्जांपल है? फ्लेमिंग का मतलब होता है जो है लो देना। हिंदी में क्या बोलते हैं? लो का मतलब होता है जो जब आग जलती है तो उसकी जो लपट होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? लो बोलते हैं। तो फ्लेमिंग को अपन क्या भी बोल सकते हैं? लपट भी बोल सकते हैं। तो आग जब लगाई जाती है तो जो लपट होती है उस लपट के सामने क्या रख दिया जाता है? इंस्ट्रूमेंट को रख दिया जाता है। जिस भी इंस्ट्रूमेंट को क्या किया जाता है? स्टरलाइज किया जा सकता है। इसके द्वारा क्या किया जाता है? जो इनोकुलेशन लूप होता है, इनोकुलेशन लूप जो होता है उसको इसके द्वारा स्टरलाइज किया जाता है। एक इसका एग्जांपल हो सकता है रेड हीट। रेड हीट के द्वारा भी इनोकुलेशन लूप को काम में लिया जा सकता है। या फिर जो ऐसे स्कालपेल होते हैं, स्कालपेल, या मान लो कोई भी ऐसी जो फोर्सेप्स होती हैं उनके आगे वाले हिस्से को जो लपट में लगा देंगे तो बैक्टीरिया मर जाएंगे। ठीक है, फ्लेमिंग हो गया, रेड हीट। एक होता है इंसिनरेशन। इंसिनरेशन क्या होती है? बड़ी बड़ी मशीनें होती है, इंसिनरेटर्स के नाम से जाने जाता है, अस्पतालों में काम में ली जाती हैं। तो जो भी, जैसे मान लो कि एक गद्दा 1947 में अस्पताल के लिए खरीदा गया था और आज जो है 2020-21 में गद्दा खराब हो गया, तो उसको क्या किया जाता? फेंका नहीं जाता, उनको क्या कर दिया जाता है? इंसिनरेट कर दिया जाता है, उस गद्दे को जला दिया जाता है। ठीक है। दूसरा, कोई भारी भरकम बैंडेज होती है उनको उसमें जला दिया जाता है, जैसे एनिमल एक्सक्रीटा को उसमें जला दिया जाता है। और बायोलॉजिकल
वेस्ट को भी जलाया जाता है। जैसे मान लो किसी आदमी कोई एम्पुटेशन कर दिया गया तो जो कटा हुआ भाग होता है उसको क्या किया जाता है, इंसिनरेट किया जाता है, जिसके द्वारा क्या निकलती है, ऐश निकलती है, मतलब क्या, राख निकलती है। और आजकल जो लावारिस डेड बॉडी होती है उनको भी जलाया जाता है, किसके द्वारा, इंसिनरेटर मशीन के द्वारा जलाया जाता है, जिसको वो पूरा उसको क्या बना देता है, राख बना देता है। ठीक है, तो ये क्या होती है, ड्राई हीट। अब और इसका एग्जाम्पल, ड्राई हीट का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन भी किसका एग्जाम्पल है, ड्राई हीट का एग्जाम्पल है। हॉट एयर ओवन भी किसका एग्जाम्पल है, ड्राई हीट का एग्जाम्पल है। हॉट एयर ओवन जो घरों में भी काम में लिया जाता है, जिसको आप क्या करते हैं, ब्रेड के द्वारा ब्रेड रखते हैं और टोस्ट निकल के बाहर निकल जाता है, वो क्या होता है, हॉट एयर ओवन ही होता है। ठीक है ना, उसमें सब्जी वब्जी रख देते तो गरम गरम अपनी रहती है, वो हॉट एयर ओवन होता है। लेकिन अस्पताल में जो हॉट एयर ओवन होता है वो उसका एक अलग पर्पज होता है, उसका एक अलग तरीका होता है काम में लेने का। तो वो तरीका क्या होता है उसके बारे में जरा देख लीजिए। हॉट एयर, इसके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि एक तो ड्राई हीट का एग्जांपल है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें जो टेम्परेचर काम में लिया जाता है वो लिया जाता है 100 डिग्री टेम्परेचर, 160 डिग्री टेम्परेचर काम में लिया जाता है 30 मिनट के लिए, या 170 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान लिया जाएगा 20 मिनट के लिए, या 180 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान लिया जाएगा 10 मिनट के लिए। तीनों इंपॉर्टेंट हैं, बिल्कुल एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी आने के चांसेस रहते हैं कि जो हॉट एयर ओवन होता है उसका तापमान कितना होता है, किस तरह से उसको मैनेज किया जाता है। तो ध्यान रखने वाली बात है, इसको भूलना नहीं है, ध्यान रखना है। और जो हॉट एयर ओवन होता है, हॉट एयर ओवन होता है वो एक इलेक्ट्रिक हीटेड मशीन होती है, जो बिजली से चलने वाली मशीन होती है, और विभिन्न प्रकार के ग्लास वेयर को स्टरलाइज करने के लिए काम में लिया जाता है। दूसरा, इसको स्टरलाइज, इसके द्वारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिख रहा हूं, सल्फोनेमाइड पाउडर को भी इसके द्वारा स्टेरिलाइज किया जाता है। दिस इज ऑल्सो इंपोर्टेंट। सल्फोनेमाइड पाउडर को भी किसके द्वारा, हॉट एयर ओवन के द्वारा क्या किया जाता है, स्टेरिलाइज किया जाता है। ठीक है, स्टेरिलाइज किया जा सकता है। ठीक, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है, देखो कंफ्यूजन ये रहेगा कि 160 डिग्री किया जाता है 2 घंटे के लिए, ये किया जाता है 1 घंटे के लिए, ये किया जाता है आधे घंटे के लिए। ठीक है ना, 180 डिग्री टेम्परेचर अगर आधे घंटे तक देंगे तो पूरा स्टरलाइजेशन हो जाएगा। 170 डिग्री टेम्परेचर अगर 1 घंटे के लिए देंगे तो पूरा स्टरलाइजेशन हो जाएगा। और अगर 160 डिग्री टेम्परेचर 2 घंटे के लिए दिया जाएगा तो पूरा स्टरलाइजेशन हो जाएगा। तो ये क्या होता है, आपका हॉट एयर ओवन होता है। उसके बाद क्या था, देखो ये तो हो गया आपका ड्राई हीट। अगर हम मॉइस्ट हीट की बात करें तो मॉइस्ट हीट के भी अलग अलग टाइप होते हैं। अलग अलग टाइप कौन से, एक तो होता है बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, एक होता है एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, और एक होता है अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। अलग अलग तरीके से अलग अलग क्या है, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन किया जाता है। तो इसमें अगर हम बात करें बिलो, सीधा लिख देता हूं, बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अगर है तो इसके द्वारा क्या स्टरलाइजेशन किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। देखो क्वेश्चन है लेकिन पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा आपका, ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसमें 2-3 चीजें की जाती हैं, जिसमें सबसे पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है आपका, उसके बारे में इसको सीखने की कोशिश करना, जिसको बोलते हैं पास्चुराइजेशन। क्या बोलते हैं, पास्चुराइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पास्चुराइजेशन। और पास्चुराइजेशन हमेशा किसका होता है, पास्चुराइजेशन हमेशा मिल्क का किया जाता है। पास्चुराइजेशन हमेशा मिल्क का किया जाता है, और मिल्क का पास्चुराइजेशन 2 तरह से किया जाता है। कौन कौन सा, एक तो होता है आपका फ्लैश मेथड और एक होता है होल्डर मेथड। 2 तरह से किया जाता है, एक तो फ्लैश मेथड और एक होल्डर मेथड। ये ध्यान रखने वाली बात है कि हमेशा पास्चुराइजेशन 100 डिग्री से कम किया जाता है। जो फ्लैश मेथड होता है वो 63 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दिया जाता है, कितनी देर के लिए, 30 मिनट के लिए, और 72 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दिया जाता है 20 मिनट के लिए। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क, पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क। ठीक है, तो एक टेक्निक जो होती है वो मॉइस्ट हीट में पहली जो 100 डिग्री से कम। दूसरी जो टेक्निक होती है, तो पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क हो गया है, एक वैक्सीन बाथ। वैक्सीन बाथ का मतलब ये होता है कि कुछ बैक्टीरियल वैक्सीन होती हैं,
उनको स्टेराइल करने के लिए भी क्या काम में लिया जाता है, बैक्टीरियल जो वैक्सीन बात काम में लिया जाता है। बस इतना ध्यान रखना है कि 100 डिग्री से कम तापमान पे, और दूसरी बात मोइस्ट हीट का एक ये एग्जाम्पल है। तीसरा क्या हो सकता है आपका, वैक्सीन बात, और एक होता है इंस्पाइरेशन। एक टेक्निक और होती है जिसको अपन किस नाम से जानते हैं, इंस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। तो इंस्पिरेशन में क्या होता है, एक तरह का इंस्पिरेशन में क्या किया जाता है, ध्यान रखना, एग को और कल्चर मीडिया को स्टेरिलाइज किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंस्पाइरेशन के दौरान एग मतलब अंडा और कल्चर मीडिया को स्टेरिलाइजेशन करने के लिए काम में ली जाने वाली टेक्निक को इंस्पाइरेशन के नाम से जाना जाता है। दीज ऑल आर कम अंडर द स्टेरिलाइजेशन टेक्निक बिलो द 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ठीक है, अगर हम बात करें एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड की, तो एक इसका एग्जांपल हो सकता है आपका बॉइलिंग। एक इसका क्या एग्जांपल है, बॉइलिंग है, उबाल देना। उबाल किस पे आता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एक ऐसा तापमान होता है जिसमें पानी बर्फ के रूप में बदलना शुरू हो जाता है, वेपर के रूप में बदलना शुरू हो जाता है 100 डिग्री टेम्परेचर पर। तो 100 डिग्री टेम्परेचर पे क्या किया जाता है, बॉइल किया जाता है। जितने भी तरीके के आर्टिकल्स काम में ली जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना है, कभी भी शार्प इंस्ट्रूमेंट डोंट यूज फॉर शार्प इंस्ट्रूमेंट। जो शार्प इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो पेने और धारदार जो हमारे हथियार होते हैं, काम में लिए जाने वाले जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनको कभी भी बॉइलिंग नहीं किया जाता, क्योंकि अगर इनको बॉइलिंग कर देंगे तो वो क्या हो जाते हैं, ब्लंट हो जाते हैं। ठीक है, भौंटे हो जाते हैं, भौंतरे हो जाते हैं, ठीक है ना, ब्लंट हो जाते हैं, उनकी जो धार होती है वो खत्म हो जाती है। इस वजह से कभी भी धारदार हथियारों को, धारदार जो हमारे इंस्ट्रूमेंट है, उनको कभी भी क्या, सीजर वगैरह क्या नहीं किया जाता, बॉइलिंग नहीं किया जाता है। ठीक है, बॉइलिंग नहीं किया जाता। तो 100 डिग्री टेम्परेचर पर क्या है, बॉइलिंग है। और अगर हम बात करें मोर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की, तो मोर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का सबसे अच्छा और रिलायबल जो एग्जांपल है वो है आपका ऑटोक्लेव। वो क्या है, ऑटोक्लेव है। और ऑटोक्लेव क्या होता है, एक स्टीम अंडर प्रेशर, ये ध्यान रखना, इस शब्द को भूलना नहीं है, ये स्टीम अंडर प्रेशर के सिद्धांत पर काम करता है। और मॉइस्ट हीट का ये एग्जांपल है। ठीक है, मॉइस्ट हीट का है, 100 डिग्री से ज्यादा का है, स्टीम अंडर प्रेशर काम करता है। अगर 100 डिग्री से ज्यादा है, तो कितना तापमान पर ये काम करता है, ये मतलब पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन ये, कि सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि इसका तापमान कितना होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है 100 से ऊपर होगा, तो 100 से ऊपर होता है 180 डिग्री सेंटीग्रेड, ये तो हुआ इसका क्या, तापमान। उसके बाद में होता है प्रेशर, तो 15 LBS प्रेशर पर यह काम करता है। उसके बाद में बात आती है कि इसको कितनी देर तक काम में लिया जाना चाहिए, यह भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो हमेशा ध्यान रखना, इसको 15 मिनट के लिए यूज में लिया जाता है, महत्वपूर्ण बात। 121 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 LBS प्रेशर के साथ 15 LBS पर इंच स्क्वायर फॉर 15 मिनट। ठीक है ना, ये काम में लिया जाता है। अगर इसको बढ़ा के 126 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए, तो अगर तापमान बढ़ेगा तो प्रेशर घटा देंगे और समय भी घटा देंगे, क्योंकि तापमान ज्यादा है तो ज्यादा जल्दी से बैक्टीरिया मरेगा। तो ये 10 LBS पर इंच स्क्वायर प्रेशर के साथ और 10 मिनट तक इसको काम में लेंगे तो ये काम कर जाएगा। और अगर इसको और ज्यादा बढ़ा दिया जाए, 133 डिग्री इसको कर दिया जाए, तो 5 LBS पर इंच स्क्वायर से 3 मिनट के लिए अगर इसको देंगे तो ये काम आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। तो ये इसमें से जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, वो ये वाला है। ठीक है ना, इसको ज्यादा आप इंपोर्टेंट लगा लीजिए कि 121 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 15 LBS पर इंच स्क्वायर 15 मिनट के लिए अगर इसको काम में लेंगे हम, तो ये काम करेगा। दूसरा, 126 डिग्री पे अगर हम काम में लेंगे तो इसमें जो प्रेशर होता है वो बढ़ता है भाई, है ना, इसमें 20 हो जाएगा और इसमें 30 LBS प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अपन ध्यान रखेंगे। इसमें से ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको कभी नहीं भूलना है। तो सबसे पहली बात, ये टेम्परेचर से ऊपर वाले टेम्परेचर के लिए काम में लिया जाता है 100 डिग्री से। मोस्ट हीट का एग्जांपल है, इतना प्रेशर होता है, इतनी देर के लिए काम में लिया जाता है, ऑटोक्लेव कहलाता है। नेक्स्ट,
ऑटोक्लेव में सारे की सारी चीजें, चाहे वो बैंडेजेस हो, चाहे वो गोज पीस हो, चाहे वो गाउन हो, चाहे वो ग्लास वेयर्स हो, चाहे वो आपके जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हो, ठीक है, ये सारे के सारे इसमें काम में लिए जाते हैं एक्सेप्ट शार्प इंस्ट्रूमेंट। शार्प इंस्ट्रूमेंट को इसके द्वारा काम में नहीं लिया जाता। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, क्वेश्चन की तरफ चलो, बहुत ज्यादा लंबा हो गया है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन हमारा ये था कि गैस स्टरलाइजेशन का नाम क्या, तो फ्यूमिगेशन हो गया, इसके साथ हमने सारे पढ़ लिए हैं। और जितना हमने इस क्वेश्चन में पढ़ा है, मुझे ऐसा लगता है कि 2 क्वेश्चन तो इसमें से आ ही आ जाते हैं हर एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहलाता है?